हेलो बच्चों, आनंद फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11 के लिए स्केलर और वेक्टर नया एक चैप्टर लेके हम आए हैं, सदिश और अदिश। इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर पूरे फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कहा है कि फिजिक्स के हर एक चैप्टर में स्केलर और वेक्टर का यूज है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ समझ के पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर, या इसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा भी कहते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, सदिश और अदिश बहुत ही ज्यादा 11 और 12 फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जिस चीज को पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत वो है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली में फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है? तो इसका डिफिनेशन छोटा सा है कि वह भौतिक राशि जिसे मापा या तौला जा सके। ऐसा राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसको हम लोग भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है तो इसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई है इसको मीटर में मापते हैं, टाइम है समय है इसको हम सेकंड में मापते हैं, बल है इसको हम लोग न्यूटन में मापते हैं, स्पीड है चाल है इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स में भौतिकी में बहुत सारा भौतिक राशि है और हम लोग को भौतिकी में भौतिक राशि के बारे में ही अध्ययन करना है। जैसे आप कोई दो दोस्त हैं तो उसके बीच कितनी दोस्ती है इसको हम माप नहीं सकते हैं। एक माँ अपने बेटे को कितना प्यार करता है इसको भी हम माप नहीं सकते हैं। तो ये दोस्ती प्यार ये भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि वो राशि है जिसको मापा या तौला जा सके। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, वे राशियां वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके भौतिक राशि, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। इसका एक और डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि राशियां वे राशियां जिनके पदों में जिनके पदों में भौतिकी के नियमों भौतिकी के नियमों
को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे में आप क्या क्या लिख सकते हैं? समय लिख सकते हैं, टाइम, द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, इत्यादि। तो इस तरह से भौतिकी में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। भौतिकी का नियम भी जो है भौतिक राशियों के पदों में लिखा गया है। बहुत तो अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं, भौतिक राशि को डिवाइड करते हैं। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, और एक हो गया आपका फैक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अदिश राशि पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। पूरा फिजिक्स 11th और 12th मिला के हम लोगों को भौतिक राशि के बारे में ही पढ़ना है। और ये भौतिक राशि दो भाग में डिवाइड किया गया है। इस भौतिक राशि को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। मतलब कि सब पूरे के पूरे फिजिक्स में 11th और 12th दोनों मिला के अदिश और सदिश राशि है। तो कौन कौन अदिश राशि होता है, कौन कौन सदिश राशि होता है, इसको पहचानने के लिए बहुत सारा नियम दिया गया है और हम लोग उस नियम को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अदिश राशि। फर्स्ट नंबर अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लिखेंगे जिन
भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए पूर्णतः व्यक्त करने के लिए पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड, परिमाण का इंग्लिश मैग्नीट्यूड होता है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां, अदिश राशियां कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो इस तरह के राशि को हम लोग अदिश राशि कहेंगे। जैसे द्रव्यमान, ये द्रव्यमान अदिश राशि है। अगर आपको कह दे कि 5 केजी चावल लाइए, तो आप 5 केजी चावल लेके चले आइएगा। लेकिन इस 5 केजी चावल का कोई दिशा है क्या? कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है। ये जो 5 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो सिर्फ इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसीलिए ये क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। उसी तरह से दूरी, ये दूरी भी क्या है, अदिश राशि है। दूरी एक्चुअली क्या होता है, दो बिंदु के बीच की लंबाई। तो दो बिंदु के बीच की लंबाई, मान लीजिए ये सहरसा है और ये पटना, तो इस दोनों के बीच की लंबाई, यही ना लेंथ, मान लीजिए 320 किलोमीटर। तो इस रोड की लंबाई क्या है, 320 किलोमीटर है। तो ये लंबा है लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये दूरी भी क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया। उसी तरह से समय है, चाल है, आयतन है, घनत्व है। तो ये सारा का सारा और बहुत सारा ऐसा भौतिक राशि है जो अदिश राशि है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए इन सभी राशि को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। अब इसमें दूसरा है हमारा सदिश राशि। अदिश राशि इतना ही है, अदिश राशि में कुछ ज्यादा है नहीं हम लोगों को पढ़ने के लिए। बस अदिश राशि में एक ही बात हमको याद रखना है, और वो याद रखना है कि अदिश राशि के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो वैसी राशि जिसके पास सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो, तो इस तरह की राशि जो होगी वो अदिश राशि होगी। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, ये सारा का सारा क्या है, अदिश राशि है, इसका सिर्फ परिमाण है इसमें। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। सदिश राशियां, तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा।
लिखेंगे जिन भौतिक राशियों को जिन भौतिक राशियों को जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड एवं दिशा डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है तथा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यानी कि सदिश योग के नियम सदिश योग के नियम सदिश योग के नियम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करता हो का उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो गया कि वैसी राशियां जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो और जो सदिश योग के नियम का पालन भी करता हो। मतलब इसका मेन कैरेक्टर जो है इस राशि का 3 मेन कैरेक्टर है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है। इसमें क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, परिमाण, डायरेक्शन भी होना चाहिए इसके पास, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये 3 कैरेक्टर जो भौतिक राशि फॉलो करेगा उसको हम लोग सदिश राशि कहेंगे। सदिश राशि का सिर्फ एक ही कैरेक्टर था कि इसके पास सिर्फ परिमाण था, दिशा नहीं था, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता था। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके पास मैग्नीट्यूड परिमाण भी होना चाहिए, डायरेक्शन दिशा भी होना चाहिए, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन भी करे। ये 3 जिसके पास कैरेक्टर होगा वो भौतिक राशि मेरा सदिश राशि कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल आ गया, जैसे में लिख लेते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी।
मान लीजिए कि ये एक ए पॉइंट है, ए बिंदु है, और एक ये हो गया बी बिंदु। तो ए से बी हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, और ऐसे भी जा सकते हैं। तो ए से बी हम इस तरह से जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी कौन सा होगा? ये वाला दूरी न्यूनतम दूरी होगा, और ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहलाएगा। और ये क्या, कौन सी राशि होगी? ये जो राशि होगी वो होगी वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होगी। और इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड, यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की कोई न कोई दूरी मान होगा, कुछ परिमाण होगा, मान लीजिए 10 मीटर होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, दिशा भी है। उसी तरह से दूसरा जो है इसका ले लीजिए बल, फोर्स। मान लीजिए कि एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एम मास का एक ब्लॉक है, और ये ए पॉइंट पर रखा हुआ है। इसको हम लोग ले जाना चाहते हैं इस बी पॉइंट पर। तो इस बी पॉइंट पे ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम इधर से धक्का देंगे, तो धक्का देने का मतलब फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है एम द्रव्यमान का, ये खिसकते खिसकते कहाँ चले आएगा? बी पॉइंट पे चले आएगा। तो मतलब इस फोर्स की दिशा क्या हो गई, इस डायरेक्शन में। और कुछ परिमाण का फोर्स लगाए होंगे, मान लीजिए कि 1 न्यूटन का हम फोर्स लगाए, तो इस फोर्स के पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया 1 न्यूटन, और दिशा भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया। ये तो बल, तो ये बल क्या हो गया, एक सदिश राशि हो गया। उसी तरह से वेग है, इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। वेलोसिटी हम लोग जिसको कहते हैं, या त्वरण है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, संवेग, मोमेंटम, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। मोमेंटम, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो सदिश और अदिश समझ गए। अब आगे है सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का राशियों का निरूपण, निरूपण एवं संकेतन, निरूपण एवं संकेतन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of vectors, representation of vectors। तो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको निरूपित करेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखने का क्या तरीका है इसका, तो इन सब बातों पर अभी हम लोग फोकस करते हैं धीरे धीरे, और अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा और मजा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। सदिश राशि को सदिश राशि को एक तीर द्वारा निरूपित किया जाता है।
एक तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग सदिश राशि को निरूपित कर सकते हैं। एक तीर द्वारा हम लोग इसको निरूपित कर सकते हैं। आगे इसी में तीर की लंबाई, तीर की लंबाई उस सदिश के परिमाण को, उस सदिश के परिमाण को निरूपित करती है। निरूपित करती है तथा तीर की नोक, तीर की नोक, तीर की नोक उस सदिश की, उस सदिश की दिशा को निरूपित करती है। दिशा को निरूपित करती है। अगर ये तीर है तो ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है, इसकी लंबाई, इस तीर की लंबाई, ये किसको बताएगा? इसके परिमाण को बताएगा, मैग्नीट्यूड को बताएगा, इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। और ये जो इसका नोक है, ये क्या करेगा? इसके दिशा को बताएगा, किस दिशा में है, डायरेक्शन, इसकी दिशा को बताएगा। मान लीजिए कि एक तीर की लंबाई ये है, दूसरे तीर की लंबाई ये है, तीसरे तीर की लंबाई ये है, चौथे की लंबाई ये है, पांचवें की लंबाई ये है। तो जितना लंबाई ज्यादा होगा उसका परिमाण भी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए ये 2 न्यूटन है तो ये 4 न्यूटन हो जाएगा, ये 6 न्यूटन हो जाएगा, ये 8 न्यूटन हो जाएगा और ये 10 न्यूटन हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ेगा तो उसका परिमाण भी क्या होगा? बढ़ेगा। आगे इसी में एक पॉइंट है, तीर के प्रारंभिक बिंदु को, तीर के प्रारंभिक बिंदु को, तीर के प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु, मूल बिंदु या पाद, टेल, और अंतिम बिंदु को, और अंतिम बिंदु को, और अंतिम बिंदु को शीर्ष, हेड कहते हैं, हेड कहते हैं। अगर ये वेक्टर है तो ये जो होगा ये इसका पाद, या इसको हम लोग टेल कहेंगे, और इसको जो है ये वाला जो पार्ट है, नोक वाला पार्ट, इसको हम लोग शीर्ष या हेड कहेंगे। सबको याद रखिएगा।
आगे इसी में एक पॉइंट है, किसी अक्षर के ऊपर किसी अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर, तीर का चिन्ह लगाकर, तीर का चिन्ह लगाकर या किसी अक्षर को, किसी अक्षर को मोटा करके, मोटा करके लिखने पर, मोटा करके लिखने पर यह सदिश राशि को, यह सदिश राशि को, यह सदिश राशि को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सदिश राशि को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको जो है लिखने, इंग्लिश का कोई लेटर उठाइए, जैसे कैपिटल लेटर उठाए, इसके ऊपर तीर का निशान मार दीजिए तो ये सदिश राशि को प्रदर्शित करेगा। कॉमा, अगर स्मॉल लेटर उठाइए और उसी के ऊपर तीर का निशान लगा दीजिए तो ये सदिश राशि को प्रदर्शित करेगा। या इसी ए को आप मोटे अक्षरों में लिख दीजिए, बोल्ड फेस, मोटे अक्षरों में, इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगाना, इसी को हम लोग मोटे अक्षर में भी लिख देंगे तो ये सदिश राशि को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। लेकिन जनरली आपका ये वाला ही चलता है, ठीक है, आपके बुक में भी यही यूज किया गया है, तो इसी को आप लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये वेक्टर का फर्स्ट क्लास है, इसमें मोटा मोटी जो बेसिक ज्ञान है वो आप लोगों को देने का प्रयास किए। अगर इस सब्जेक्ट में कोई आप लोगों को दिक्कत हो, 11th या 12th के जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो वो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आनंद फिजिक्स क्लासेस, फिजिक्स क्लासेस सहरसा। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। कोई अगर दिक्कत हो तो इस पे भी आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है हमको। ठीक है, और आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत हो सब्सक्राइब भी कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो वो हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, तो उसको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।